गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मनु के राजा का डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने राजा की कार्य व कार्य क्षेत्र का डिस्कस किया था। आज हम राजा की शक्तियों पर क्या कोई नियंत्रण है अथवा नहीं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा उसने राजा में दिव्यता की कल्पना की। लेकिन मनु की विचारधारा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित दैवी सिद्धांत तथा उनके द्वारा राजा की निरंकुशता पर बल दिए जाने से भिन्न है। पाश्चात्य विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा को एक निरंकुश सत्ता प्रदान की है। यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो इस सिद्धांत के आधार पर ही फ्रांस का राजा लुई 14वां अपने आप में कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर शासन करता हूँ। किंतु मनु ने राजा को ऐसी निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की है। राजा पर सत्ता उपयोग करने के साथ साथ नियंत्रण रखने की व्यवस्था भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति में दिए हैं। राजा की सत्ता पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है, मनु ने राजा की सत्ता पर विशेष रूप से निम्न नियंत्रणों की व्यवस्था की है। राजा पर प्रथम नियंत्रण धर्म का नियंत्रण स्थापित करने की बात कही है। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव ही प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। राजा को देवी अथवा देवांश बताया गया है, किंतु बल उसके देवत्व पर है, न कि उसके अधिकार अथवा चाहे जिस प्रकार शासन करने पर और देवत्व पर बल देने का तात्पर्य ये है कि राजा के द्वारा दैवीय गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। राजकीय कर्तव्यों की सैद्धांतिक विवेचना करते हुए मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म नाम से परिभाषित किया है। स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासक का पवित्र कर्तव्य है और राजधर्म की अवहेलना करने पर शासक देवत्व से गिर जाता है। मनु शासक पर धार्मिक नियंत्रण की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं तथा उसे लोक हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं।
मनु ने राजा पर संस्थागत नियंत्रण भी स्थापित किया है। राजा की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण लगाते हुए स्पष्ट किया है। मनुस्मृति में स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राजा के लिए मंत्रियों एवं अन्य प्रशासकीय अधिकारियों से मंत्रणा प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए दूसरे राज्यों में दूत भेजने, भेजे गए दूतों के कार्य का मूल्यांकन करने, उनके स्थान पर दूसरे दूतों की नियुक्ति करने आदि विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा करना आवश्यक माना है। मनुस्मृति में कराधान की शासन की शक्ति को नियमों के अधीन माना है तथा इन नियमों का उल्लंघन करके अनावश्यक रूप से कर लगाने एवं एकत्रित करने को राजा के विनाश का कारण माना गया है। कर लेने की राजा की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु कहते हैं कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। एक अन्य संस्थागत नियंत्रण शक्तियों के विकेंद्रीकरण के रूप में है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाइयों में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है और स्थानीय प्रशासन के प्रसंग में शासक को असीमित अधिकार नहीं दिए हैं। मनु का मत है कि शासक की शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। राजा पर या राजा की सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए तीसरा उपाय उन्होंने दंड की व्यवस्था की है। मनुस्मृति में राजा के लिए भी दंड का विधान है। राजा विशिष्ट दैव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भोगता है। इतना ही नहीं, वरन जिस प्रकार अपराध के साधारण व्यक्तियों को केवल एक पर्ण का दंड दिया जाता है, उसी अपराध में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण 100 पर्ण का दंड मिलता है। दंड विधान की इस व्यवस्था का महत्व इस दृष्टि से है कि दंड में नैतिक भर्त्सना की बात निहित है। राजा पर नियंत्रण के लिए उसके व्यक्तिगत गुण, उसका प्रशिक्षण एवं दिनचर्या भी शामिल है। मनुस्मृति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है तथा उसके लिए कठोर प्रशिक्षण और कठिन दिनचर्या की व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर भी शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को काम वासना और क्रोध के सभी रूपों से तथा सभी व्यसनों से पूर्णतया मुक्त रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के लिए
वैसे ही कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जैसे प्रशिक्षण व्यवस्था प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के लिए करता है। राजा की दिनचर्या ऐसी निर्धारित की गई है कि भोग विलास के लिए उसमें कोई भी समय नहीं दिया गया है। अतः मनुस्मृति के राजा पर प्रजा एवं कानून, प्रशिक्षण, दिनचर्या, धर्म व संस्थागत अनेक प्रकार के नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। राजसत्ता जनसत्ता की शक्ति को स्वीकार करे और यह बात राजा के पद और राज्य दोनों के लिए शुभ रहे, इस सब के लिए राजा पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं राजा के मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की आवश्यकता क्यों होगी? मंत्रियों के लिए योग्यता क्या निर्धारित की जाए? मंत्रियों के दायित्व क्या होंगे? उसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी? मंत्रणा की गोपनीयता किस प्रकार की हो? इस संदर्भ में भी मनु ने अपने मनुस्मृति में विशद विवेचन किया है। मंत्री परिषद की आवश्यकता बताते हुए मनु ने लिखा है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले में संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला कार्य राजकार्य तो अकेले राजा के द्वारा चलाया नहीं जा सकता। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि राजशक्ति का प्रयोग अकेले राजा द्वारा नहीं वरने संस्थागत रूप से ही किया जाना चाहिए। अतः शासन कार्यों का संचालन करने के लिए राजा के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्रियों की संख्या के संबंध में मनु का विचार है कि मंत्री आवश्यकता अनुसार निश्चित किए जाने चाहिए। सामान्यतया 7 या 8 व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। मंत्री पद के लिए योग्यताएं क्या हों? इस संदर्भ में मनु कहता है कि बिना योग्यता के मंत्री नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। उसके अनुसार राजा को कुलीन, शास्त्रों के ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण, परीक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। मनु के अनुसार मंत्री को बुद्धिमान, स्थिर चित्त तथा आपातकाल में भी नहीं घबराने वाला व शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित की अवहेलना नहीं करने वाला होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आलस्य रहित, ज्ञानी तथा अपने कार्य के प्रति उत्साही होना भी आवश्यक माना है। इस प्रसंग में मनु ने शूद्र के साथ भेदभाव करते हुए शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के सर्वथा अयोग्य माना है तथा विचार व्यक्त किया है कि यदि शूद्र उपयुक्त योग्यताओं के आधार पर मंत्री पद का पात्र प्रतीत होता हो तब भी उसे मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मनु के शूद्र के प्रति भेदभाव का कोई कारण नहीं दिया है। विभागों के वितरण के संबंध में मनु का विचार है कि मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी विभाग का विशेष जानकार होता है, अतः उसे वही विभाग सौंपा जाना चाहिए। मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार के संबंध में मनु का कहना है कि मंत्रियों के
दायित्व के लिए और शासन संचालन के लिए कुछ नियम निर्धारित करते हुए मनु राजा सहित मंत्रिपरिषद को संपूर्ण शासन संचालन के लिए उत्तरदायी मानता है। मंत्री द्वारा अपने अधीन विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन अध्यक्षों का कार्य होगा अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। मंत्रियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी अध्यक्षों, समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। उन पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा जहां आवश्यक हो उसका मार्ग निर्देशन भी किया जाना चाहिए। मंत्रियों के द्वारा आंतरिक व्यवस्था और दूसरे राज्यों के साथ संबंध, सभी बातों के संबंध में राजा को निर्भयता के साथ परामर्श दिया जाना चाहिए। राजा की यहाँ यह ड्यूटी बताई है कि वह मंत्रियों के परामर्श को, राजा के कार्यों से असहमत मंत्रियों के परामर्श को भी उचित महत्व दे। दूसरे देशों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए दूतों, गुप्तचरों के कार्यों के मूल्यांकन आदि बातों के संबंध में राजा के लिए मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। अतः मनु ने समस्त शासन व्यवस्था में मंत्रियों की प्रभावशाली भूमिका को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के संदर्भ में। मनुस्मृति में राजा द्वारा मंत्रियों से पृथक पृथक विचार करने और संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने, दोनों ही विषयों का उल्लेख किया गया है। मनु का मत है कि राजा को महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं के संबंध में दोहरे विचार विमर्श की स्थिति को अपनाना चाहिए। इन समस्याओं का पहले राजा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा प्राप्त करे। उसके उपरांत इन समस्याओं पर सभी मंत्रियों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करे। इस प्रकार के समस्त विचार के उपरांत राजा इन विषयों पर स्वविवेक से निर्णय ले और मंत्रियों से पृथक पृथक परामर्श और मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक परामर्श प्राप्त करने की इन दोनों विधियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाए। सामान्य प्रशासकीय कार्यों के संबंध में मनु का सुझाव है कि सामूहिक रूप से मंत्रणा प्राप्त करना ही उपयोगी होगा। साथ में मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता पर भी बल दिया है और यहाँ कहा है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित समस्त विवेचना में मनु ने मंत्रियों से प्राप्त समस्त मंत्रणा को बहुत अधिक गुप्त रखना बहुत आवश्यक बताया है। इस दृष्टि से पहाड़ पर या एकांत महल में या निर्जन वन में राजा को दूसरों से अज्ञात होते हुए अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन करना चाहिए। मंत्रणा के समय राजा को चाहिए कि जड़, गूंगे बहरे, तोता मैना आदि पक्षी, अत्यंत वृद्ध, स्त्री और रोगी आदि को मंत्रणा स्थल से हटवा दे, क्योंकि ये सभी अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण मंत्र का प्रकाशन कर देते हैं। मनु ने गोपनीयता की दृष्टि से मंत्रणा के समय को भी महत्वपूर्ण माना। मनु का मत है कि दिन के मध्य के समय अथवा रात्रि में मानसिक खेद व अशांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा की गोपनीयता पर बल देते हुए मनु ने कहा है, जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से विहीन होने पर भी ऐसा राजा
पृथ्वी पर भोग करता है। मनु की मंत्रिपरिषद संबंधी समस्त व्यवस्था सभी दृष्टियों से काफ़ी विकसित प्रतीत होती है। मनु ने मंत्रियों के विषय में प्राय वे सभी बातें कह दी हैं जो प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। उसने मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्रणा के समय, स्थान और मंत्रणा की प्रणाली को भी बताया है तथा विभागीय प्रथा की भी ओर संकेत किया है। मंत्रियों में एक मंत्री प्रधानमंत्री जैसा बताया गया है जिसे मुख्य अमात्य कहा गया है। इसके साथ ही मंत्रणा की गोपनीयता के सिद्धांत पर भी बल दिया गया है। ये था मनु के राजा की मंत्रिपरिषद और उसकी योग्यता, क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और मंत्रणा की गोपनीयता के संबंध में मनु के विचार। थैंक यू स्टूडेंट्स।